जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएस हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये समय है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स और जीए यानी जनरल अवेयरनेस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको आप लोग को नोट्स बना लेना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी खबर है जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, जिसको आप जानते हैं कि अभी 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक टोक्यो में ओलंपिक खेला गया, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक लेकर 48वें स्थान पर भारत ने जगह बनाई। पहले स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर चीन रहा, तीसरे स्थान पर जापान रहा, चौथे स्थान पर आप जानते हैं कि ब्रिटेन रहा और 48वें स्थान पर भारत रहा। भारत 1 स्वर्ण प्राप्त किया, 2 रजत प्राप्त किया और 4 कांस्य प्राप्त किया। तो जो नीरज चोपड़ा थे, इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इससे पहले ध्यान देना, 2018 में गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में। तो राष्ट्रमंडल खेल में भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, स्वर्ण पदक जीता था। इसको ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में भी ये जीते थे। तो कई लगातार प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत रहे थे। और अभी एथलेटिक्स में अभी जाके यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं कि हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के मूल रूप से निवासी हैं। आगे हम लोग देखते हैं, धृति बनर्जी बनी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कलकत्ता में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि आखिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। जिसकी पहली महिला निदेशक बनी हैं, उनका नाम है धृति बनर्जी। धृति बनर्जी, तो ये हैं धृति बनर्जी, और यही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, उसकी पहली महिला निदेशक बनी है, पहली महिला निदेशक बन गई हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, मैप में आप देख रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल है। इसकी राजधानी ही कोलकाता है, इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ पे कोलकाता स्थित है, एक छोटा सा ज़िला है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और जो कोलकाता है, हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर। और आप जानते हैं इधर से एक दामोदर नदी आती है, जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है। तो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा इधर बांग्लादेश के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा उड़ीसा के साथ भी लग रही है, झारखंड के साथ भी लग रही है, झारखंड के साथ भी लगती है, बिहार के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, नेपाल के साथ भी सीमा लग रही है, सिक्किम के साथ भी लग रही है, भूटान के साथ भी सीमा लगती है, और असम। तो अगर हम देखें देशों की बात करें, तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, यानी ये 3 देशों के साथ सीमा लग रही है पश्चिम बंगाल की, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश में जो आप जानते हैं कि 5 राज्यों की सीमा लगती है, तो उसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की ही है, सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश, जब यहाँ पर गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक नदी यहाँ सिक्किम से निकलती है, तीस्ता नदी, जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। आप जानते हैं बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी यहाँ पर नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, इसलिए इसे आप जानते हैं नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतनी सारी नदियाँ यहाँ पर गिर रही हैं, पानी गिरा रही हैं, इतना
बड़ा डेल्टा है जो बांग्लादेश से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा यह एक प्रकार का मैंग्रोव वन है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यही है। और पश्चिम बंगाल की सीमा आप देख रहे हैं कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम और सिक्किम 5 राज्यों के साथ सीमा साझा हो रहा है पश्चिम बंगाल की। IIT रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। IIT रुड़की जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसके द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें भूकंप आने से कुछ समय पहले ही कुछ ऐसा सूचना उस ऐप के माध्यम से दे दिया जाएगा कि भूकंप आ रहा है। तो पहले से भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है जिसका नाम है गैरसैंण। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई। हालांकि पहले इसका नाम था उत्तरांचल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और इसके साथ साथ नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभी आप लोग बताएंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अमेरिका ने चीन के बीच तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी। ध्यान देना, ये जो ताइवान है और चीन है इसके बीच विवाद है। तो ताइवान छोटा सा देश है, तो ऐसे में अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी दी है कि हथियार से अब ताइवान चीन का मुकाबला कर सके, इसलिए हथियार बेचा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्वी चीन सागर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम ताइवान है और इसकी राजधानी ताइपे है। इसकी राजधानी ताइपे है। इधर ये वाला जो है जापान है, इधर उत्तरी कोरिया है, इधर दक्षिणी कोरिया है और इधर अगर हम देखें ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र फिलीपींस है और ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये आप चीन देख ही रहे हैं। तो ये प्रशांत महासागर है। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया है, ताइवान को हथियार देगा जिससे ताइवान चीन का मुकाबला कर सके, चीन का मुकाबला कर सके। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, इधर पूर्वी चीन सागर है। यहाँ पीला सागर है क्योंकि एक ही चीन की नदी पीली नदी यहाँ पे गिरती है, पीला सागर यहाँ पर स्थित है। अब जो ये दक्षिणी चीन सागर है और यहाँ पर अंडमान सागर है, इन दोनों को मिलाने वाली एक जल संधि है जिसे मलक्का जल संधि कहा जाता है, मलक्का जल संधि। वहीं दक्षिणी चीन सागर और इधर हिंद महासागर, इसको मिलाने वाली एक जल संधि इसे सुंडा जल संधि कहा जाता है, सुंडा जल संधि इसको कहा जाता है। गृह मंत्रालय ने जेल परियोजना के लिए 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मतलब जेलों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जोड़ा जाएगा, भारत में जितने जेल हैं, इसलिए इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय आप जानते हैं इस समय अमित शाह के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आगे हम लोग देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया थे।
बजरंग पुनिया। आप जानते हैं पूरी टीम 9 अगस्त को, क्योंकि 8 अगस्त को खेल समाप्त हुआ, 9 अगस्त को एक खेल टीम भारत वापस चली आई। तो ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। समापन समारोह के जो ध्वजवाहक हैं बजरंग पुनिया, जबकि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हैं यमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। हॉकी टीम से संबंधित है मनप्रीत सिंह। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 ध्वजवाहक बनाए गए हैं। यमसी मैरी कॉम आप जानते हैं मुक्केबाजी से संबंधित है, और मनप्रीत सिंह 2 लोग उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, जबकि बजरंग पुनिया ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर। तो जो ओलंपिक खेल हो रहा था वो जापान में हो रहा था। आप देख पा रहे हैं जापान है, इसी की राजधानी टोक्यो, ये टोक्यो है। तो टोक्यो में ही ये ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया। 20 वाला भले 21 में हुआ है, लेकिन है 20, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला ही है। तो जापान की अगर हम बात करें तो इसको आप जानते हैं सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। इधर आप देख रहे हैं ये रूस वाला पार्ट है, ये उत्तरी कोरिया है, ये दक्षिणी कोरिया है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं एक चीज़ कि रूस की सीमा उत्तरी कोरिया के साथ लग रही है। यहाँ पर पीला सागर है, यहाँ पूर्वी चीन सागर है, यहाँ जापान सागर है, यहाँ पर जापान सागर है। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन 4, ये सबसे ऊपर वाला होकाइडो है, इसे होन्शु द्वीप कहा जाता है, सबसे बड़ा है, इसी पे टोक्यो है। उसके नीचे यहाँ पर शिकोको द्वीप है, और सबसे नीचे क्यूशू द्वीप है। तो कई बार एक क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है, क्रम जरूर याद रखना है। और यहीं पर हिरोशिमा नागासाकी इसी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, जहाँ जिस द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो है। हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही आप जानते हैं अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप, यानी प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और प्रधानमंत्री दक्ष मोबाइल ऐप केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान देना, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि थावर चंद गहलोत थे, और इस अभी हाल ही में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल किया गया। तो थावर चंद गहलोत के स्थान पर डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2022 तक 6 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। डिजिटल रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ध्यान देना, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से लेकर 60 वर्ष के आयु वर्ग को उस परिवार के एक सदस्य को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक सदस्य को केवल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। तो आज बस यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।